हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके जो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो हम लोगों ने कवर अप करे थे। एक तो था कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन्स और सेकंड था रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। हमने देखा था बेसिकली दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स ऑर्डर होते हैं। अगर हम हीट इंजन्स का जस्ट रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमें मिलता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, और अगेन इसे हम अगर रिवर्स कर देंगे तो हमें अगेन मिल जाएगा कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन। इस बीच बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस करे थे फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को वापस बात करनी है हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स में। रेडिएशन कंप्लीट करने के बाद हमने एक छोटा सा एक इंडिपेंडेंट पोर्शन होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, वो हम लोगों ने नहीं स्टडी किया था, वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स क्या होता है, इस टाइप के जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो अलग से हम लोग पढ़ सकते थे, वो कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है तो वो जहाँ आज हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले लास्ट टर्न पर जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में आया कि हम एक कंसेप्ट यहाँ पर और इंक्लूड कर सकते हैं, ऑल्दो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में वो एग्जाम में इंक्लूड हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में अगर वो कंसेप्ट एग्जाम में इंक्लूड होता है तो हमें एक बेसिक लेवल पर नॉलेज होना चाहिए, और वो कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ हीट पंप। अब एग्जैक्टली हीट पंप का कंसेप्ट क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया था उसके हेल्प से लॉजिकली इसको डिड्यूस करने की कोशिश करना, मोस्ट ऑफ द आपका आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया है, एक बार ट्राई करके देखो अभी ये क्वेश्चन। थोड़ा सा जजमेंट लगाना पड़ेगा आपको, हीट पंप क्वेश्चन में पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज रीड करके क्लियर हो जाएगा हीट पंप क्या होना चाहिए।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 4 से 5 सही आंसर तो आने ही चाहिए इस बैच में। पुराने कंसेप्ट को थोड़ा यूज़ करो, थोड़ा-सा अपना लॉजिक लगाओ, जजमेंट लगाओ कि क्या हो सकता है हीट पंप, और इसमें बीटा की डेफिनेशन क्या हमें चेंज करनी चाहिए। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है बीटा की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी। एक बार हम कैलकुलेशन इससे करके देखेंगे, जितना मोस्ट प्रोबेबली मैंने अभी हाल-फिलहाल जल्दी में कैलकुलेशन करके आंसर जो इसमें ऐड किया है वो 80/9 और 40/3 है। पर एक बार हम डिटेल कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे अभी। जूल पर आवर में भी आंसर देना है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने किलो जूल पर आवर या जूल पर आवर में कैलकुलेशन किया होगा, कंसिडरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कंसेप्ट क्या थोड़ा-सा इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन की। पहले सिनेरियो की बात करते हैं। ये इस तरह से एक हाउस दिया हुआ है और विंटर्स में हमें इस हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है 20 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, और हमें अंदर का जो टेम्परेचर है वो इस तरह से मेंटेन करना है कि कंफर्ट लेवल जो है वो बना रहे रूम में। जो कंफर्ट लेवल है वो मेंटेन रहे, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें यहाँ पर मेंटेन करना है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये जो रूम है ना वो हीट लूज करता रहेगा, देख रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस हीट लूज करता रहेगा। तो शायद क्वेश्चन में मुझे ये दिया हुआ है कि ये जो रूम है अगर इसी टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखता हूँ तो किस रेट से ये हीट लूज कर रहा है। क्या वैल्यूज दी थी मैंने, किस रेट से हीट लूज कर रहा है बताओ। क्या दिया था, मैं मुझे क्वेश्चन देखना पड़ा एग्जैक्ट के लिए। ठीक है, 80,000 जूल पर आवर, 80,000 जूल पर आवर गिवन है हमें, ये इतनी हीट लूज कर रहा है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे ये बताओ कि अगर हमें फिर भी इसको इसी टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी हीट ये लूज कर रहा है
उतनी हीट इसे कहीं न कहीं से सप्लाई करनी पड़ेगी। जितना ये लूज़ कर रहा है उतना कहीं से सप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया टाइप का मैकेनिज़्म इंस्टॉल करने वाले हैं और वो कांसेप्ट होता है हीट पंप का। अब बेसिकली हीट पंप का कांसेप्ट क्या होता है? हीट पंप करता ये है कि वो सराउंडिंग से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। सराउंडिंग से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको एल लिख देता हूँ, क्यू हीट व्हिच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर सराउंडिंग और उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? उसे वो हाई टेम्परेचर वाले रूम में सप्लाई कर देगा QH। पर हमें पता है कि ये अपने आप तो होगा नहीं। फर्स्ट लॉ के लिए तो सब कुछ सही है, पर सेकंड लॉ बोलता है कि डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है कि हम लो टेम्परेचर से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर पर दें। ऑल्दो एनर्जी कंज़र्व हो सकती है, पर डायरेक्टली हीट लो टेम्परेचर से निकाल के हाई टेम्परेचर पर देना पॉसिबल जब तक नहीं है, जब तक हम इसके ऊपर कुछ वर्क ना करें। तो कुछ वर्क की हेल्प से हम ऐसा कर ज़रूर सकते हैं कि लो टेम्परेचर से ही हीट एक्सट्रैक्ट करके हम उसे हाई टेम्परेचर में सप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर इतनी हीट एब्ज़ॉर्ब हुई, इतना वर्क हुआ, वर्क करना पड़ा हमें, इतना वर्क हमें करना पड़ा और सब कुछ मिलाकर इतनी हीट वो इस रूम में सप्लाई कर रहा है। अब देखो मुझे जो डेटा गिवन है, उसमें सबसे पहले तो QH की वैल्यू गिवन है। इनडायरेक्टली मुझे पता है QH कितना होगा, मुझे पता है QH होगा 80,000 जूल पर आवर। क्यों होगा? इतनी हीट ये लूज़ कर रहा है, इतनी हीट मुझे रूम में सप्लाई करनी पड़ेगी। तो रूम में अमाउंट ऑफ हीट दैट नीड्स टू बी सप्लाइड इज़ इक्वल टू इतना 80,000 जूल पर आवर और हमें इसका कोएफ़िशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है। शायद 2.5 दिया था और क्या पूछा था हम लोगों से? क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिकल पावर व्हिच इज़ कंज्यूम्ड बाय द हीट पंप। ठीक है। हीट पंप कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा बेसिकली ये फाइंड करना है। ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है, जिसके फॉर्म में हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका कोएफ़िशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? डिज़ायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट। अब ये बताओ इसका डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है? इसका डिज़ायर्ड आउटपुट ये है या फिर QH है? ज़रा जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है? हम क्या चाहते हैं इससे? बिल्कुल सही, हम चाहते हैं QH। हम चाहते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा QH है, हम चाहते हैं कि ज़्यादातर हीट जो है, वो इस रूम में सप्लाई करे, ये इसका डिज़ायर्ड आउटकम है। QH डिवाइडेड बाय इसके लिए रिक्वायर्ड इनपुट क्या है? हमें पावर देनी पड़ती है W। बस मुझे W फाइंड करना था, कोई बड़ी बात नहीं है अब। ये हो जाएगा QH 80,000 जूल पर आवर डिवाइडेड बाय 2.5। ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है जूल पर आवर में। मैं चाहूँ तो अब इसको क्या कर सकता हूँ? कन्वर्ट कर सकता हूँ सेकंड्स में। तो ये इसमें आ जाएगा वॉट में। मैं इसको फिर भी यहाँ लीव कर देता हूँ, ठीक है? आगे का कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन हमारे लिए सेकेंडरी है, इतना रिलेवेंट नहीं है। वो आंसर जो मैंने मेंशन किया, वो आंसर आना चाहिए, आंसर मैं फ्लैश कर दूँगा। अच्छा दूसरा पॉइंट, इसमें हमसे ये भी पूछा गया था कि ये सराउंडिंग से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा? ये भी पूछा था हम लोगों से कि सराउंडिंग से ये कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा? तो अब सराउंडिंग से जो हीट एक्सट्रैक्टेड है वो फाइंड करना तो डायरेक्टली पॉसिबल है हमारे लिए विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब QL की वैल्यू होगी QH माइनस W। QH माइनस W कितना होगा बताओ? QH है 80,000 जूल पर आवर में, अगर कन्वर्ट कर मतलब जूल पर आवर में अगर हम वर्क करते हैं, माइनस W कितना था? 80,000 डिवाइडेड बाय 2.5। अगेन मैं यहाँ पे इसको लीव कर दूंगा, ठीक है? आगे कन्वर्ट करना आता है इसको, ये आंसर है जूल पर आवर में, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉट में। पर देखो ले देकर डिस्कशन यहाँ पर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग जब हो जाता है, जब हम इस क्वेश्चन का बेसिक थीम समझते हैं कि देखो विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर थर्मोडायनामिक्स का प्रॉपर नॉलेज है, साइकिल्स का प्रॉपर नॉलेज है, तो देखो हम लोगों ने कितना बढ़िया डिवाइस कंस्ट्रक्ट किया है। अगर आपको थोड़ा-सा इसकी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट समझ में आ गए हों कि किस तरह से ये डिवाइस वर्क कर रहा है, कितना बढ़िया डिवाइस है, जो कि देखो
इमेजिन करो कि विंटर्स में सराउंडिंग कोल्ड है और कोल्ड सराउंडिंग से भी हीट निकाल पा रहा है ये। देखो इमेजिन करना पड़ेगा आपको ये कि पहले ही सराउंडिंग कोल्ड है, जैसे विंटर्स आने वाले हैं, विंटर्स में आप इमेजिन करो बाहर सराउंडिंग पहले ही कोल्ड है और कोल्ड सराउंडिंग में से भी जो हीट है उसके अंदर, वो हीट भी ये निकाल पा रहा है और उस हीट को निकाल कर ये आपके रूम में सप्लाई कर सकता है, बट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। कुछ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वर्क करना पड़ेगा। तो साथ में क्या होगा, इन दोनों का जो सम है वो हमारे रूम को सप्लाई होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इसका एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल हीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो इंडिया में जो हीटर्स यूज़ होते हैं वो ये वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर्स। तो इलेक्ट्रिकल हीटर बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस या कॉइल वाले जो हीटर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एज इट इज उसको क्या करते हैं, हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। वो आई स्क्वायर आर इंटू टी वाले फॉर्मूले से, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी वाले फॉर्मूले से, देखो ये उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मैं बताता हूँ एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपको 80,000 जूल पर आवर 80,000 जूल पर आवर की हीट रूम को देनी है तो उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती अगर आप रूम हीटर यूज करते कन्वेंशनल वाला समझ रहे हो। जितनी आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेगा, कन्वेंशनल हीटर जो होता है। तो देखो अगर रूम इतनी लूज कर रहा है हीट तो उसको क्या करना पड़ेगा, इतनी हीट देने के लिए कन्वेंशनल हीटर को आपको इतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, 80,000 जूल पर आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। बट देखो यहाँ पर उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर मैंने इसको कैलकुलेट करा होता डायरेक्ट यूनिट्स में 80,000 डिवाइडेड बाय 2.5 में, तो देखो आपको दिख रहा है 2.5 टाइम्स कम देनी पड़ रही है मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जूल पर आवर में आया है, मुझे 2.5 टाइम्स कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होगा वो 2.5 टाइम्स कम होगा। पता है क्यों होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी दे रहा हूँ मैं पर कुछ एनर्जी सराउंडिंग से भी निकाल पा रहा है। कुछ एनर्जी तो मैं दे रहा हूँ पर कुछ एनर्जी सराउंडिंग से भी निकाल पा रहा है, वो दोनों एनर्जी मिलकर हमारे रूम के अंदर एंटर करती है। तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी होगी, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट होगी, जो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट होगी इसकी 2.5 टाइम्स कम होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल हीटर को इतनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती पर ये देखो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2.5, उससे 2.5 टाइम्स कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है रूम को सेम टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए। हालांकि इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट नो डाउट ज़्यादा होती है, बट अगेन लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा सेव होती है, पर यहाँ पे यूज़ नहीं होते। यहाँ पर यूज़ नहीं इसलिए नहीं होते, दो तीन मेन रीजन है। पहली बात तो हाँ, पहली बात तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा विंटर्स हार्श होते नहीं है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में, रशिया साइड में, यूएस वगैरह में वो ज़्यादा कंसेप्ट ये वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, हाँ गोरे लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे हो आप लोग। हमारे यहाँ पे तो वो क्या होता है, वो पेड़ काट के उसकी जो लकड़ी होती है, हाँ, उसी को जलाकर बिल्कुल कैंप फायर। नहीं, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम वॉट में क्यों ले रहे हैं, ऐसा कुछ वो स्पेसिफिक नहीं है। मैं तो यही बता रहा था कि आप नहीं चाहो मत करो कन्वर्ट, मैं तो यही बता रहा था कि मैंने तो कन्वर्ट करके आंसर लिख दिया था। आप नहीं चाहो तो मत करो उसको कन्वर्ट, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सिंपल करता हूँ आपके लिए बिल्कुल फाइनल आंसर, किसी को कोई कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं। डब्ल्यू हो जाएगा क्यू एच बाई बी, बस खत्म। क्यू एच कितना दिया हुआ है, 80,000 जूल पर आवर, डिवाइडेड बाई बी कितना है 2.5, ये आपका आंसर आ गया जूल पर आवर। अगर एग्जाम में पूछा है इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, आप तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ चुके हो ना, तो बहुत बेसिक मेथड से कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा ये एक पार्ट का आंसर आ गया, दूसरे पार्ट का ये आंसर एज इट इज आ गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट के हमारे आंसर आ गए। हाँ, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो इंजीनियरिंग के, नोट कर लो आंसर, भले ही वार्ड में भी नोट करना है नोट कर लो, मैं आंसर वार्ड में बता देता हूँ। तो आपको ये सब साइकिल्स होते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जाते हैं कि रियलिस्टिकली ये सब साइकिल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या मैकेनिज्म्स होता है इनका। अभी तो आपने फ्लो चार्ट देख लिया सिर्फ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ
कंसेप्ट जो हमारे रह गए थे उनकी। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेडिएशन या डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद रेडिएशन। अब वो क्या होता है एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको। रेडिएशन का कमबैक हो रहा है। एक तो स्टीफन लॉ न्यूटन लॉ वाला प्रीवोस्ट थ्योरी वाला पोर्शन था। अब हम उसके बाद के पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस पर हम क्या करते हैं, कुछ एनर्जी इंसिडेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ एनर्जी इंसिडेंट करी, इसको मैं लिख देता हूँ क्यू। रेडिएशन के फॉर्म में इसके पास कुछ एनर्जी आती है क्यू। अब मुझे बताओ इस एनर्जी का ये क्या करेगा। कुछ पार्ट जो होता है वो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको हम बोलते हैं क्यू आर रिफ्लेक्टेड। कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट कर देगा क्यू टी, और कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा क्यू ए। फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप इसके ऊपर कुछ एनर्जी देते हो, सरफेस के ऊपर कुछ एनर्जी देते हो, तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट कर देता है, मतलब इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट कर देता है, कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्यू शुड बी इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। ऐसा होता है ना कि क्लास में टीचर आपको कुछ कंसेप्ट बताता है, तो हम आपके ऊपर कुछ कंसेप्ट इंसिडेंट करते हैं। जैसे मैंने इस पूरे टॉपिक में आपके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट इंसिडेंट करे, तो उन इंसिडेंट कंसेप्ट का क्या हुआ, कुछ तो आपने डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दिए, ठीक है। भले समझ में आए नहीं आया, पर आप दोस्तों में रिफ्लेक्ट करते हो ना कि ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड कंसेप्ट होते हैं। कुछ होता है जो आप सुनते हो, एक साइड से सुनते हो दूसरे साइड से निकाल देते हो, वो होता है ट्रांसमिटेड। और बहुत कम कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आप एक्चुअल में कुछ एब्जॉर्ब कर पाते हो, थोड़ा बहुत जो आपको समझ में आता है वो एब्जॉर्ब कंसेप्ट होते हैं। कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट आते हैं, बहुत रिमेनिंग जो होता है वो कुछ एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक लेवल पे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करा है ये। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्यू ए बाई क्यू आर बाई क्यू टी बाई क्यू। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन के फॉर्म में, इसको मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस आर प्लस टी। यहाँ पे जो ए है इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। देखो अगर यहाँ पे नहीं सुनोगे ना तो कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आर है रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टेड पावर दोनों बोल सकते हो। टी होता है ट्रांसमिटेड पावर, मैं अभी लिखवा दूंगा अलग से अच्छे से, बात भी समझ। अब वैसे देखा जाए तो ये तीनों नाम गलत हैं, क्योंकि देखो जब लोग इनको नाम देते हैं तो उसमें आगे पावर लिखते हैं, पर ये पावर तो है ही नहीं ना। तो रेशियो तो डायमेंशनलेस होगा। तो जब हम बात करते हैं जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करते हैं, तो कोई आपसे बोलता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.2, तो बेसिकली पावर नहीं है, नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग रख दिया लोगों ने। थर्मो में इस तरह के नाम अभी आगे देखना आप, रेडिएशन में बहुत सारे आने वाले हैं, तो ये नाम मिसलीडिंग है। पर कंसेप्चुअली हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि नाम गलत रखा गया है। पर जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, इसका ये मतलब नहीं कि अमाउंट ऑफ पावर विच इज एब्जॉर्ब्ड। वैसे आपको सुन के ऐसा लगता है ना एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब अमाउंट ऑफ पावर विच इज एब्जॉर्ब्ड, ये नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट पावर विच इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये
ये जो है ये डायमेंशनलेस रेशियो होगा। एक नंबर होगा जैसे 0.2, 0.3, 0.4, ये वो बता रहा है कि इंसिडेंट पावर का इंसिडेंट एनर्जी का कितना पोर्शन वो सरफेस एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक्चुअल में पावर्स नहीं है, जो लिखा है वो पावर लिखा है पर पावर है नहीं, ये रेशियोज हैं, रेशियोज ऑफ पावर विच आर एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। कोई बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो एक काम करो, पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट करूंगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी जितना बता रहा हूँ उतना बस देखना, नीचे का मत पढ़ना। अभी ये मत पढ़ो, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी से भी 2 पॉइंट ऐड करो, और ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो क्लियर ही होगा। अगर ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगी, न ही कुछ रिफ्लेक्ट करेगा न ही कुछ ट्रांसमिट करेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो रिफ्लेक्टिव पावर जो है उसकी 1 होगी, एब्जॉर्प्टिव और ट्रांसमिटिव पावर 0 होगी। देखो यहाँ पर मैं 1 मिनट पहले पॉज लेकर थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में 1-2 पॉइंट और डिफाइन करना चाहता हूँ। अभी देखो हमने लोगों ने ब्लैक बॉडी के पास क्या लिख दिया, हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के पास लिखा कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 1 है। हो सकता है कि अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो लोग बहुत डिटेल में सोच रहे होंगे उन्हें शायद कंफ्यूजन आ जाए, क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने स्टीफन लॉ पढ़ा था तब तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी होती है जो परफेक्टली एमिटिंग बॉडी होती है, जो मैक्सिमम पॉसिबल रेट से एमिट करती है। अब यहाँ तो हम बिल्कुल उल्टा लिख रहे हैं, वहां हम लिखते थे कि मैक्सिमम पॉसिबल रेट से एमिट करती है, याद है? सिग्मा ए टी की पावर 4, जो मैक्सिमम पॉसिबल रेट से एमिट करे वो ब्लैक बॉडी, बाकी सब उससे कम रेट से एमिट करेंगे। अब यहाँ तो हम कुछ और ही लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, मतलब उस पे आने वाली पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग दे दूं। देखो, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन अलग चीज है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था एमिशन। वो याद है हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा ए टी की पावर 4, कुछ याद है सब लोगों को? एमिशन के लिए हमने पढ़ा था।
पावर, एमिटेड पावर सिग्मा ए टी की पावर 4। 2-3 कंसेप्ट और ऐड करूंगा, देखो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ध्यान देते रहना। एमिशन पता है किसका होता है? खुद की एनर्जी का होता है। वो तो ये अभी भी कर रहा है एमिशन, आपको दिख नहीं रहा होगा, एमिशन तो ये अलग से कर ही रहा है। ये अलग चीज, एमिशन अलग चीज है, एमिशन खुद की एनर्जी का होता है। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन बाहर से आने वाली एनर्जी का होता है। देखो एक तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास खुद का कुछ टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट के पास खुद का कुछ टेम्परेचर, जैसे क्या होता है ना, जैसे टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कंसेप्ट थे, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, बीच बीच में आप लोग है ना थोड़ा सा आपके कंसेप्ट भी मुझे बताते रहते हो कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए सर। तो वो क्या होता है, वो एमिशन है। वो कहाँ से आया एमिशन? वो आपके पास जो खुद का पहले से नॉलेज था, आप उसको एमिट कर रहे हो। सेम केस देखो, इस ऑब्जेक्ट के पास खुद का कुछ टेम्परेचर है, खुद का टेम्परेचर होने के कारण ये खुद की कुछ एनर्जी भी एमिट करेगा। तो एमिशन किसका होता है? एमिशन होता है खुद की एनर्जी का। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वो बाहर से आने वाली एनर्जी का होता है। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन में जो एनर्जी बाहर से आ रही है उसको ही एब्जॉर्ब करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा। पर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस चल रहा है जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको। इसके पीछे बैकग्राउंड में ये प्रोसेस तो चल ही रहा है, वो एमिट भी कर रहा है। कुछ बात समझ में आई क्या? तो देखो, ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट भी होता है, और जो जितना ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही अच्छा इमिटर होता है, और इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन, good absorbers of radiation are also good emitters of same radiation। ये एग्जैक्ट किरचॉफ का स्टेटमेंट है, और ये आपका आज का होमवर्क, इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे एचसीवी से। हालांकि सीवी में डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, आपको ये पढ़ना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एचसीवी में गिवन है, हमारे सिलेबस में भी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड एमिटर्स ऑफ सेम रेडिएशन। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में बैठे हैं और जितने अच्छे एब्जॉर्बर हैं अभी, जो अभी इस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो जिस कंसेप्ट के जितने अच्छे एब्जॉर्बर हैं, जैसे फिजिक्स वाला कंसेप्ट हो गया, केमिस्ट्री का कंसेप्ट हो गया, मैथ्स का कंसेप्ट हो गया, जो जितना अच्छा किसी कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, एग्जाम में वो उतने ही अच्छे से उसी कंसेप्ट को एमिट भी करके आ पाएंगे। तो गुड एब्जॉर्बर्स, ध्यान से सुनना, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन आर ऑल्सो, जो जो ऐसे सरफेस हैं जो गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन है, दे आर ऑल्सो गुड एमिटर्स ऑफ सेम रेडिएशन। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 होती है। जो रेडिएशन तुम उसके ऊपर सेंड करते हो ना, वो परफेक्टली एब्जॉर्ब करता है, और खुद की एनर्जी जो है वो तो परफेक्टली एमिट करता भी है। बात को समझ में आ रही है या कंफ्यूज हो गए? चलिए, तो अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ तक। अभी एमएसवी पावर मत लिखना, बस वो ऊपर की 2 लाइन लिख लो। यहाँ पर क्या होगा ना, जितना हम एक एक पॉइंट समझेंगे ना उतना अच्छा होगा। एक साथ हम सारी चीजें आपके ऊपर इंसिडेंट कर देंगे ना, एक साथ सारे कंसेप्ट इंसिडेंट कर देंगे, तो आप सबके सब कंसेप्ट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे। एक एक करके यहाँ पे मैं आपके ऊपर कंसेप्ट इंसिडेंट करूंगा। अब जो ब्लैक बॉडी है वो तो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो इस बैच में ब्लैक बॉडी नहीं है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। किरचॉफ लॉ क्या होता है वो रिपीट करें, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एमिटर्स ऑफ सेम रेडिएशन। गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन, good absorbers of a particular radiation are also good emitters of the same radiation। हालांकि होमवर्क है, भूलना मत।
जरा से पैराग्राफ होगा एचसीवी में, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आधे एक पेज में कहीं मिल जाएगा, वो आपको पढ़ना है, और पॉसिबली आप चाहो तो आपके कंटेंट में ऐड भी कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। अभी देखो हमने ये 3 पावर समझ ली, इन 3 पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये रेशियो है। पर इसके अलावा एक और नाम है जो आपको कंफ्यूज करने वाला है, और वो होता है एमिसिव पावर। हालांकि समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा ट्राई करना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, समझ में आ ही जाएगा इजीली। अभी देखो क्या होता है, आपने इंटेंसिटी सुना है, एनर्जी इंटेंसिटी, मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ये टर्म सुना है? नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं, बहुत यूज में आने वाला है, 12th के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। जब हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जब हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे, तब एनर्जी इंटेंसिटी ऑप्टिक्स में भी कई बार हम लोग यूज करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह, बट अभी हाल फिलहाल ब्रीफ अभी बता देता हूँ, एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो जनरल डेफिनेशन है, देखो ये एब्जॉर्प्शन के लिए भी वैलिड है और ये एमिशन के लिए भी वैलिड है। जैसे एब्जॉर्प्शन की बात बताता हूँ, पहले आपको मैं एब्जॉर्प्शन के लिए समझा देता हूँ। हाँ, ये मीनवाइल जो ये लोग ब्लैंक मैसेजेस करते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे मैसेज करते हैं कि पुराना कोई मैसेज दिखे ही नहीं। देखो उसमें मुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, मैं पता क्या करता हूँ, सिंपली ऐसे केस में मैं चैट डिसेबल कर देता हूँ परमानेंटली, मैं लोड लेता ही नहीं हूँ, अननेसेसरी का टाइप का मैं लोड लेता ही नहीं हूँ। कोई भी अगर ऐसे चैट करता है, मुझे मैसेज पे सेंड करता है कि बहुत सारे ब्लैंक स्पेस और इतना सारा ब्लैंक स्पेस के पास एक डॉट, ठीक है, तो क्या होता है ना, मेरे लिए डिफिकल्ट होता है सबके चैट रीड करना, वैसे ही बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, और सबको रिप्लाई करना वैसे ही डिफिकल्ट होता है, ऊपर से अगर कोई ऐसा करता है ना, तो फिर मैं लोड लेता ही नहीं हूँ, चैट ही परमानेंटली डिसेबल कर देता हूँ। वो परमानेंटली डिसेबल हो गई अब, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे एनर्जी इंटेंसिटी, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बल्कि देखो एनर्जी इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दो तीन तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक मेथड तो ये है कि जैसे मान लो कि एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम, जैसे आपसे कोई पूछता है कि बताओ सन की एनर्जी इंटेंसिटी कितनी है जो हम रिसीव करते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको घर के टेरेस पर जाना है, आपको टेरेस पर जाना है, टेरेस पर जाने के बाद आपको एक यूनिट एरिया लेना है। यूनिट एरिया समझ में आता है? यूनिट एरिया मतलब होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर पोर्शन लेना है, ये होता है यूनिट एरिया। ये है एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सर आप घर के टेरेस पर गए, घर के टेरेस पर जाने के बाद 1 मीटर स्क्वायर का एक पोर्शन लो, पैच लो, और उस पैच पर सनलाइट 1 सेकेंड में जो एनर्जी देगी 1 सेकेंड समझ में आ रहा है क्यों ले रहा हूँ? टाइम भी 1 सेकेंड लेना है मुझे, टाइम कितना लेना है, टाइम लेना है मुझे 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया को मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं एनर्जी इंटेंसिटी रिसीव्ड, कि वो कितनी एनर्जी इंटेंसिटी रिसीव कर रहा है। देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मिल रही है वो होती है एनर्जी इंटेंसिटी। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब तो आना भी नहीं बोल सकते आप लोग, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सबको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एमिशन में बात करे थे फॉर्मूले की हम लोग, कि स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर इतनी होती है, पावर कितनी होती है, पावर होती है सिग्मा ए टी की पावर 4, पर हमें पता है पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वही पावर होती है।
एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही पावर बोलेंगे। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम वही पावर होती है, और ये बेसिकली पता है क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर, और पावर पर यूनिट एरिया ही एनर्जी इंटेंसिटी होती है। देखो यहाँ पर Q/T डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये बेसिकली एनर्जी इंटेंसिटी है। तो एनर्जी इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा टी की पावर 4। तो इसका एक्चुअल नाम तो ये होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इस टाइप के फिनोमिना का एक्चुअल नाम तो एनर्जी इंटेंसिटी ही होता है। पर देखो थर्मोडायनेमिक्स में लोगों ने इसे क्या नाम दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम दे दिया है फिर से, और वो नाम है एमिसिव पावर। ये देखो इस टर्म को सिग्मा टी की पावर 4 को कहा गया है एमिसिव पावर। तो अब लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, कंफ्यूजन में अवॉइड कर देता हूँ। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, वो बेसिकली पता है यूनिट एरिया की एमिसिव पावर बताना चाह रहे थे। जब भी हम बात करते हैं ना किसी सरफेस के एमिसिव पावर की, जैसे मान लो कोई सरफेस है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हम बात कर रहे हैं उसके एमिसिव पावर की, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि एमिसिव पावर मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर की बात चल रही होगी। बट बाय डिफॉल्ट लोग जब ये एमिसिव पावर बोलते हैं थर्मो में, तो थर्मो में उनका कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग होता है। थर्मो में एमिसिव पावर से उनका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया की एमिसिव पावर क्या है, या इंटेंसिटी क्या है, या एनर्जी रेडिएटेड कितनी है, या पावर कितनी है। तो पावर पावर एमिटेड power emitted by a unit area of that object is called emissive power। अब इसका एक एग्जांपल देखो, ये समझ में आ रहा है, ये चार नाम कंफ्यूजिंग है, बस ये चार नाम जो है वो समझ में आ जाए ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चार नाम कंफ्यूजिंग है, पांचवा नाम भी आएगा अभी थोड़ी देर में, वो भी कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन होगा उसमें भी क्रिएट। बट ये चार नाम समझ लो। एब्जॉर्प्टिव पावर पावर नहीं है, वो रेशियो है। इसके पास तो कोई यूनिट ही नहीं है, एब्जॉर्प्टिव पावर के पास कोई यूनिट नहीं है, रिफ्लेक्टेड पावर के पास भी कोई यूनिट नहीं है, ट्रांसमिटेड पावर के पास भी कोई यूनिट नहीं है, तीनों के तीनों रेशियो है। और जब हम बात करते हैं एमिसिव पावर की, तो एमिसिव पावर या एमिशन किसी कारण होता है, वो खुद की एनर्जी का होता है। एमिशन होता है खुद की एनर्जी का, और इसके पास यूनिट है, इसके पास यूनिट है, पर इसके पास पावर की यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी अगर आप यूनिट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ज़्यादा चलो वही लिख देते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है वॉट पर मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि बेसिकली एमिसिव पावर भी पावर नहीं है। एमिसिव पावर का मतलब होता है द पावर emitted by a unit surface area is called emissive power। नाम मिसलीडिंग है, वो बेसिकली एमिसिव पावर नहीं होना चाहिए था, वो इंटेंसिटी होना चाहिए था। क्योंकि फिजिक्स में इसका नाम क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए। इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं फिजिक्स में। पर जब लोग बात कर रहे थे एमिसिव पावर की, तो वो बेसिकली यूनिट एरिया की बात करना चाह रहे थे। तो यूनिट एरिया की पावर एमिटेड को हम बोलते हैं एमिसिव पावर। तो देखो पावर एमिटेड बाय अ यूनिट एरिया, yeah, energy emitted by a unit area in unit time in thermodynamics is called emissive power. Rather than being called as energy intensity, people have termed it as emissive power। सिर्फ थर्मो के लिए। अब ये लिख सकते हो एमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर तो हम पहले लिख चुके हैं, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा अभी एमिसिव पावर की। चलिए डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। अभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मत देखना, ये तो अभी कंफ्यूज होने वाले हो फिर से। अभी सिर्फ एमिसिव पावर देखना, पढ़ो क्या लिखा है, एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। सिर्फ ये वाली डेफिनेशन लिखना। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में अभी एक्सप्लेन करूंगा।
चलो अब समझते हैं। एमएसए पावर फिर से मैं डिटेल में बताऊंगा अभी एक बार फिर से, और स्पेक्ट्रल एमएसए पावर की बात होगी। फिर से समझना आप। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक इस टाइप से एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये इस तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, और इसके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है मान लो। सुनते रहना, अभी नोट करने की जल्दबाजी मत करना, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट समझना है अब आपको। इसके पास एक हायर टेम्परेचर है, कुछ ये जो ऑब्जेक्ट है ये हायर टेम्परेचर पर प्लेस्ड है। अब मुझे बताओ, अगर ये हायर टेम्परेचर पर प्लेस्ड है तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी रेडिएट करेगा, खुद की एनर्जी रेडिएट करेगा। सराउंडिंग से आने वाली एनर्जी को तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, पर उसकी तो बात ही हम नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो खुद का टेम्परेचर है उसके कारण क्या करेगा, इसके पास जो खुद का टेम्परेचर है उसके कारण ही खुद की जो एनर्जी है वो रेडिएट करेगा। अब मुझे बताओ, जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंप्लीट स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है। अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर रेज होती हैं, बहुत सारी अलग अलग रेज का कंट्रीब्यूशन होता है स्पेक्ट्रम में। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एमएसए पावर क्या होगी? तो देखो, एमएसए पावर का मतलब क्या है, हमें पता है कि ये टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट करेगा। हमें पता है कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा टी की पावर 4 है स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग। और इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने इसकी एमएसए पावर बोला, रिप्रेजेंटेड बाय ई, या फिर कुछ लोग इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बार ई पढ़ा था, एप्सिलॉन से पहले भी पढ़ चुके हैं। तो काफी लोग इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको स्टिल एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं, कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। जब यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ या एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूँ एमएसए पावर की। ठीक है, तो देखो ये होगा सिग्मा टी की पावर 4। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब होगा कि अगर आप यहाँ पर इसका एक यूनिट एरिया लेते हो, ये देखो मैंने इसके सरफेस पर एक यूनिट एरिया लिया, इस यूनिट एरिया को देखो, 1 मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया क्या करेगा, ये खुद भी तो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। ये जो यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया खुद भी एनर्जी रेडिएट करेगा। ये देखो, ये यूनिट एरिया खुद भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे एमएसए पावर। बस अब एक छोटा सा टर्म और आ गया है, वो समझना जरूरी है। ये है एमएसए पावर, और इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमएसए पावर। शायद समझ में आ जाए एक बार में ही। देखो, ये जो एनर्जी इसने एमिट करी है, इसमें सभी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन है। ये जो ये एनर्जी एमिट कर रहा है, इसमें सभी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन है। जैसे एग्जांपल, सन से हमारे पास एनर्जी आती है, सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है, बताओ उसमें कौन सी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन है? किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं। सन से हमारे पास जो एनर्जी आती है
उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन होता है, अल्ट्रावायलेट का भी कंट्रीब्यूशन है, इंफ्रारेड का भी है, विजिबल में भी अलग-अलग वेवलेंथ होती है, सभी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ये अलग है कि किसी का कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, पर सभी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन है। तो देखो ये जो होता है ना, इट इज़ द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ऑल द वेवलेंथ्स। ये क्या है? टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ऑल द वेवलेंथ्स यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये है एमिसिव। और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज द एनर्जी एमिटेड per unit surface area per unit time for that particular wavelength, it will be termed as spectral emissive power। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर क्या है? किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, अगर मैं सभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर्स को सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगी। जितने भी अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, वो वेवलेंथ क्या हो सकती है? 0 से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारी अलग-अलग वेवलेंथ हो सकती है। अगर मैं सभी वेवलेंथ्स की एमिसिव पावर का सम कर दूँ अगर मैं सभी वेवलेंथ्स की एमिसिव पावर का सम कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा टोटल एमिसिव पावर। तो सम ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर्स विल बी कॉल्ड एज़ टोटल एमिसिव पावर। इनका इंटीग्रेशन या सम जो होगा, वो हमें क्या देगा? टोटल एमिसिव पावर देगा। दूसरा पॉइंट, इसका एक और नाम होता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी भी बोलते हैं, जो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। इसका रीज़न है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा सही नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समटाइम्स इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। देखो अब ये जो नाम है ना, ये ज़्यादा सही है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ज़्यादा सही पता है क्यों है? क्योंकि देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब ही होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी। और स्पेक्ट्रल का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो सही नाम तो इसका स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होना चाहिए था, जो यूज़ करते भी हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ नेम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। देखो ई लैम्डा, लैम्डा वो वाली वेवलेंथ है। और इन सभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर्स का सम हमें क्या देगा? सम ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर्स विल गिव अस टोटल एमिसिव पावर। तो बस यही डेफिनेशन में मैं लिखाऊंगा अब आपको। देखो, इफ वी कंसीडर a particular wavelength instead of all the wavelengths that are emitted from the surface, then such emissive power जो कि किसके लिए डिफाइन की गई है? विच इज डिफाइंड ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ विल बी टर्म्ड एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और देखो जितने भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर्स हैं, उनका सम 0 से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ तक, उनका जो टोटल सम होगा वो हमें क्या देगा? टोटल एमिसिव पावर देगा। और मैं बता चुका हूँ कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन
तो नेक्स्ट पॉइंट होता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। अब एग्जैक्टली ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या है, थोड़ा सा मैं ये अलग से पहले डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, बट उससे पहले मैं आपको ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अभी हमने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी एमिट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस वेवलेंथ का वो कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डेटा कलेक्ट करा और एक ग्राफ ड्रॉ करा, तो ग्राफ हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं बिटवीन स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्जैक्टली क्या है। देखो, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है, मतलब किस पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कितना कम कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो ग्राफ है ना, आप लोगों ने पहले भी देखा है। ये ग्राफ आप लोगों ने पहले कहाँ देखा है? ये ग्राफ आप लोगों ने पहले यहाँ देखा है, इस टाइप से। ये बहुत फेमस कर्व है। इस टाइप का जो कर्व है बहुत जगह पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा। न सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत फेमस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। न सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको गैसियस मॉलिक्यूल्स की स्पीड में मिला होगा, रियल लाइफ में भी आप देखना बहुत जगहों पर मिलता है ये। जैसे अगर आप कभी मार्क्स का भी वो निकालोगे कि किस पर्टिकुलर मार्क्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तब भी आपको इसी टाइप का एक कर्व मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स का बहुत फेमस कर्व है। जब आप मैथ्स में पढ़ोगे, कभी हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा ये कर्व रियल लाइफ में बहुत जगहों पर हमें मिलता है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि किस पर्टिकुलर, इस केस में ये रिप्रेजेंट करता है किस पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, बहुत कम वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वो भी बहुत कम होगी। बहुत ज़्यादा वेवलेंथ जो होगी उसकी भी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। इस बीच एक ऐसा पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगा जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसको हम बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा एम का मतलब बिल्कुल नहीं कि मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा एम का मतलब है द वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। जैसे एग्जांपल, अभी अपन इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अब देखो, इसके अंदर चार अलग अलग कलर्स हैं, चारों अलग अलग वेवलेंथ मिल रही है। चारों अलग अलग वेवलेंथ में से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिस वेवलेंथ का बाकी रिमेनिंग वेवलेंथ्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी में कंट्रीब्यूशन होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे चार पांच अलग अलग वेवलेंथ निकल रही है। चारों पांचों अलग अलग वेवलेंथ की टोटल एनर्जी एमिटेड अलग अलग होगी, पर इसमें से कोई एक वेवलेंथ होगी जिसका एनर्जी में सबसे ज्यादा शेयर, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। और वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उसको हम बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा एम का मतलब है वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। लैम्डा एम का मतलब है वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ सबको क्लियर हो रहा होगा। अभी हाल फिलहाल ये ग्राफ अगर सबको क्लियर है, तो यहाँ से हम बात करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। बेसिकली अभी ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ की शिफ्टिंग क्या हो रही है वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। लैम्डा वन, लैम्डा एम वन, लैम्डा एम टू, लैम्डा एम थ्री में क्या रिलेशन है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ ड्रॉ किया है। ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ ड्रॉ हुआ है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो ग्राफ जो है ना वो लेफ्ट में डिस्प्लेस हो रहा है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट 1 मिनट के लिए पहले ग्राफ नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट में अलग से एक्सप्लेन करूंगा इसमें। सेम टू सेम क्वेश्चन स्क्रीनिंग एग्जाम में एक बार आ चुका है। ये जो ग्राफ है 3 ग्राफ हैं, ये दिए हुए थे और इसमें टेम्परेचर का कंपैरिजन करना था। IIT जेईई स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन आ चुका है, ग्राफ्स पर बेस्ड, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये जो ग्राफ है ना इसका जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ऊपर तो शिफ्ट होता ही है, वो मेरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाल फिलहाल। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका जो पीक होता है वो पीक शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब अभी ग्राफ ऐसा है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, अगर मान लो ये T1 टेम्परेचर का ग्राफ है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये ग्राफ जो है इसका पीक लेफ्ट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर T2 जो है वो T1 से ज्यादा है और लैम्डा M2 लैम्डा M1 से कम है। कुछ लोग शायद इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर गए होंगे, बाकी अगर कोई नहीं करवाया तो इसका मैं मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो वेवलेंथ जिसका एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आपको पता है ना, वेवलेंथ की वैल्यू कम होने का मतलब एनर्जी ज्यादा होना। जितना लैम्डा कम होता है उसका एनर्जी उतना ज्यादा हो जाता है फोटोन का, इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो वेवलेंथ जिसका एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है उस वेवलेंथ की वैल्यू, वो देख रहे हो, उस वेवलेंथ की वैल्यू कम होती आ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगी वो वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। और यही रीजन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, शायद काफी लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा हो या कहीं पढ़ा हो कि जब आप एक, मान लो एक मेटल का एक स्पीयर है, आयरन का एक स्पीयर है और एक डार्क रूम है, डार्क रूम में जब आप उसको हीट करके रखते हो तो हीट करके रखने पर वो आपको सबसे पहले रेड दिखाई देगा। और ज़्यादा हीट करोगे और ज़्यादा हीट करते होंगे तो एक टाइम पर उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और वो जो ब्लू कलर होता है वो उस रेड कलर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा। शायद काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व करा। उसका रीज़न भी देखो ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो वेवलेंथ जिसका एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है उस वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है, ब्लू की वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ से कम होती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन की ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑब्जेक्ट कम वेवलेंथ वाले रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और यही रीज़न है कि ग्राफ जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। और इसी को हम लोग जब प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं हम उसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्राफ के पीक का, जो कि शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट में। और वीन्स ने यही कंक्लूजन निकाला कि जो लैम्डा एम की वैल्यू होती है, लैम्डा एम की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब हम टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे लैम्डा एम उतना कम होता जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, देखो लैम्डा टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा एम की वैल्यू उधर शिफ्ट होती जाएगी, ग्राफ लेफ्ट में डिस्प्लेस होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो हम कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10⁻³ थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, समझना इतना इजी नहीं होगा। फिर भी एक दो बार पढ़ोगे थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। देखो, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अक्रॉस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम मीन्स, लैम्डा एम का मतलब है इट मीन्स द वेवलेंथ फॉर विच स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम।
और फिर हमने ये देखा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक वैल्यू ऑफ कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ कर्व की जो पीक वैल्यू है वो लेफ्ट में शिफ्ट होती है। इसका मतलब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ साथ लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होती है। और इसी ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 2.88 इंटू 10⁻³ चलो इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला में स्किप कर रहा हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसको ना 27 कर देना। 23 में वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको 27 कर देना ज़्यादा सही रहेगा। 2327 डिग्री सेल्सियस।
चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें कि 2327 डिग्री सेल्सियस और वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो मैक्सिमम पार्टिकुलर एनर्जी रिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिल रही है वो है 2400 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, हालांकि अब आपसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डायरेक्टली लगाओगे तो हो सकता है कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू सही ना मिले। तो उसका रीजन भी है, जैसे अगर मान लो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करा और आपको बी की वैल्यू जो है वो मैच करती हुई ना मिले, 2.88 इंटू 10⁻³ से मैच ना करे, तो उसका भी रीजन है कि ये रैंडम वैल्यूज दिए मैंने, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम करा है तो यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने बिल्कुल रैंडम टाइप करी है, ठीक है। तो हो सकता है मैच ना करे, ठीक है, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें करना क्या है, हमें सिंपल सी बात ये करनी है, इतना हमें दिया हुआ है कि एक फर्नेस का टेम्परेचर इतना है और उस टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसका कंट्रीब्यूशन है 2400 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये फाइंड करना है कि एक स्टार है, डिस्टेंट स्टार है, जिसके लिए लैम्डा m2 की वैल्यू 1200 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस टाइप से यूज करेंगे कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो लैम्डा m1 डिवाइडेड बाय लैम्डा m2 t2/t1। वैल्यूज गिवन है हमें 2400 1200, t2 फाइंड करना है मुझे, t1 गिवन है 2600। मुझे टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज लिखी है सेल्सियस में लिखी हुई थी वैल्यू, मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर t2 आ जाएगा 2600 इंटू 2 केल्विन। हाँ, अब फाइनल आंसर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है माइनस कर देना 273, हमें फाइनल आंसर डिग्री सेल्सियस में भी मिल जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड है, इस पे कुछ क्वेश्चन का खास वेरिएशन होता नहीं है। आईआईटी में हार्डली इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आए, ज़्यादा आते हैं तो इसके ऊपर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और एचसी में मॉड्यूल में आपको इसके कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा इनके क्वेश्चन का, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोरलेस एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू b/t। तो ले देकर सीक्वेंस कुछ इसी टाइप का होगा क्वेश्चंस का। तो आप चाहो तो आज प्रैक्टिस के फॉर्म में कर सकते हो। तो एचसीवी से हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस और मॉड्यूल से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के क्वेश्चंस जिसमें वीन्स होते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद इसमें 10 to 15 मिनट्स का पोर्शन और रिमेनिंग है। मैं बताता हूँ पोर्शन क्या रिमेनिंग है। एक कंसेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, वो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक सोलर कांस्टेंट वाला कंसेप्ट है। ये दो कंसेप्ट और हैं जो मुझे नेक्स्ट नंबर ऐड करने हैं। और प्रोबेबली इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वापस हम लोग अब इसके बाद वापस मैकेनिक्स पर जंप करेंगे। चलिए ठीक है, सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट दिन पर। गुड बाय एंड टेक केयर।